रिया सई से माफ़ी मांग रही थी कि वह उसे इंसाफ नहीं दिला सकी, लेकिन सई ने उसको थैंक यू बोला कि उसने कम से कम कोशिश तो की और अनजान होते हुए भी उसकी मदद की। रिया ने सई को बताया कि कैसे वह और आदित्य बचपन के दोस्त है। फिर बड़े ठाकुर ने उसे अपनी बहू के रूप में चुना था और अब दोनों की सगाई हो चुकी है। रिया सई को कहीं बाहर घुमाने के लिए चलने को बोलने लगी जिससे उसका मन लग जाए, लेकिन सई ने मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि केस हारने के बाद लोग उसे गोल्ड डिगर समझ रहे होंगे। उसने जब अपनी चिंता रिया के सामने रखी तो रिया हंसने लगी। सही, तुम अब भी लोगों की परवाह करती हो? कौन लोग हैं जिनके कुछ भी कहने से तुमको फर्क पड़ेगा? जब तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ तो ये लोग किधर थे? कोई तुमसे पूछने आया क्या कि क्या हुआ है, या आगे अपनी लाइफ में सब कैसे एडजस्ट करोगी? जब वह लोग तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ नहीं थे तो अभी तुमको उनसे क्या लेना देना? तुम क्यों उनके कहने की चिंता करती हो? तुम सिर्फ खुश रहो और अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझसे जो भी मदद तुम्हें चाहिए मैं वो करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। बड़े ठाकुर घर लौटे और वह न्यूज़ देखकर आदित्य के पास रुक गए। आगे क्या करना है? अभी तो यह केस सॉर्ट आउट हो गया और यह लड़की भी केस हारी है। कहीं यह सारा प्रपंच इस लड़की का ही तो नहीं? आदित्य ने उन्हें नाराजगी से देखना शुरू कर दिया। पापा प्लीज़, उस दिन आपने भी इसकी हालत देखी थी और आप फिर भी इसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे। इसके मम्मी पापा की डेथ हुई तो वैसी ही हुई ना जैसे ये बता रही थी। सही, ऐसा घिनौना झूठ बोलने वाली लड़की नहीं है। मैंने 3 साल एब्जॉर्व किया है इसे। बड़े ठाकुर बोले। तो तुम कॉलेज में इसे एब्जॉर्व करने जाते थे? इसका क्या मतलब समझूं मैं? आदित्य बोला। आई मीन टू से मेरे साथ पढ़ी है 3 साल, तो इतना टाइम काफ़ी है किसी को पहचानने के लिए। यू नो वेरी वेल कि कॉलेज की लड़कियां मेरे स्टेटस को देखकर तरह तरह की स्टोरी बना लेती थी कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ या वह मेरे साथ डेट पर जा चुकी है वगैरह। यह मेरी क्लास की इकलौती लड़की थी जिसने मुझे कभी भाव नहीं दिया, ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। यह हमेशा अपने काम से काम रखती थी। ओके, मान लेता हूँ कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इसको हम बिना किसी रिलेशन के अपने साथ नहीं रख सकते बेटे। मीडिया और सोसाइटी की नज़रों में यह गोल्ड डिगर है। इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। हो सकता है कि कल कोई हमसे पूछे कि किस हक से हमने रखा है इसे, तो हम क्या जवाब देंगे? लोग यही कहेंगे कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी इमेज खराब हो सकती है। ये वापस अपनी लाइफ में जा सकती है क्योंकि अभी वो भी कोमा में पड़ा है। पता नहीं वह ठीक होगा या नहीं। अब सई की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। आदित्य बोला। विभोर के चाचा अभी जिंदा है। अगर उन्होंने इसे मारने की कोशिश की तो? बड़े ठाकुर उखड़े से बोले। तो क्या पूरी लाइफ टाइम तक हमने इसकी जिम्मेदारी ले ली है? पापा इसे अभी अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम ही छोड़ना नहीं चाहते इसे शायद। आदित्य उनकी बात पर कुछ रिएक्शन नहीं दे सका क्योंकि सच यही तो था। रिया बड़े ठाकुर के पास आकर खड़ी हो गई। आप इतना क्यों गुस्सा रहे हो? आदित्य सही कह रहा है, मैं भी इसके साथ हूँ। बड़े ठाकुर बोले। दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना ही नुकसान मत कर लेना। आप गलत समझ रहे हैं। सही एक बहुत अच्छी लड़की है, बट मैं एग्री करती हूँ कि आपकी इमेज खराब हो सकती है, बिजनेस लॉस हो सकता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपका जो फार्म हाउस है वहाँ इसे शिफ्ट कर देते हैं। शांत जगह है, आसपास हरियाली है तो उसका मन भी लग जाएगा। अभी उसके जख्म ताज़ा है, उसका सब कुछ तबाह हो गया और विभोर से केस भी हार गई। सब कुछ लूटने के बाद भी लोगों की नज़रों में ठग बन गई। ये सब भूलकर नई शुरुआत करना भी तो आसान नहीं। अंकल, ऐसे किसी को बीच सड़क पर छोड़ देना तो ठीक नहीं है। अगर भगवान ने उसको हमारे पास भेजा है तो शायद उन्होंने किसी रीजन से ही भेजा हो। हाँ, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। तुम ऐसा ही करना, मिश्रा को साथ ले जाना और देखना कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे बच्चों की लाइफ में कोई इश्यू हो। डोंट वरी अंकल, जब सई के जख्म भर जाएंगे और वो ठीक हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। इस हादसे से पहले भी जॉब कर ही रही थी ना। फिर उसके बाद अगर यह हमारे साथ रहना चाहे तो ठीक है, और अलग रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फार्म हाउस में रहेगी तो लोगों की नज़रों से भी दूर रहेगी और आपके जानने वाले लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद ये सोसाइटी भी भूल जाएगी सही को, क्योंकि तब तक कोई और पीड़ित दुनिया के सामने आ जाएगी। ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ हर रोज़ हर मिनट कोई न कोई प्रताड़ित होता ही रहता है। बड़े ठाकुर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले। ठीक है, वहाँ सही जितना वक्त चाहे रह सकती है। बड़े ठाकुर वहाँ से जाने लगे कि सई उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ लिए।
अंकल, आपने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो मैं भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं खुद को इस सदमे से जल्द ही बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बार जब मैं खुद को इस सब से बाहर कर दूंगी तो मैं खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकल जाऊंगी। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। खुश रहो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपने बच्चों का सोचकर चलना पड़ेगा। मेरी जगह अगर तुम्हारे पापा होते और तुम्हारी जगह कोई और होता तो क्या तुम्हारे पापा सेल्फिश नहीं होते? मुझे गलत मत समझना। दुनियादारी के हिसाब से मुझे जो सही लगता है मैं कह देता हूँ। मैं समझती हूँ अंकल। बड़े ठाकुर अपने रूम में चले गए। रिया ने एक हाथ से आदित्य को तो दूसरे हाथ से सई को पकड़ लिया। केस हारने के बाद भी आई एम सो हैप्पी कि उस दरिंदे को उसके किए की सज़ा मिल गई। अगर वो कॉमा में नहीं जाता तो उस पर केस दर्ज करवाती, लेकिन अब ऐसे मरे समान आदमी के क्या मुंह लगना। सई नेक्स्ट डे रिया और मिश्रा जी के साथ फार्म हाउस चली गई। वहाँ के नौकरों से सारा इंतजाम करवाकर रिया और मिश्रा जी लौट गए। दिन पर दिन निकल रहे थे। घर पर तो आदित्य कभी न कभी किसी बहाने से सई को देख लिया करता था, लेकिन फार्म हाउस पर नहीं जा सकता था क्योंकि उसको ऑकवर्ड लगता था। लेकिन वो अभी उसको देखने के लिए तरसने लगा था। रिया हर 1-2 दिन में उसके पास आती जाती रहती थी, वरना कॉल कर लेती थी। सई और रिया बहुत अच्छी दोस्त बन रही थी और सारी बातें शेयर करती थी। रिया के सपोर्ट की वजह से सई धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। एक रोज़ रिया सई से आदित्य के बारे में पूछने लगी कि ये कॉलेज में कैसा था, इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या, या हर टाइम गंभीर ही रहता था। सई को अपना थप्पड़ और आदित्य का लेटर याद आ गया। उसने रिया को इस मैटर में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। रिया हैरत में पड़ गई कि सई यूँ रिएक्ट क्यों कर रही है। रिया नेक्स्ट डे आदित्य के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी और सई के रिएक्शन के बारे में याद कर रही थी कि उसने आदित्य की कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ भी कहने से मना क्यों कर दिया। आदित्य ने उसको खोया हुआ सा देखा तो उसके फेस के सामने चुटकी बजाई, कहाँ खो गई। रिया आदित्य को शक के साथ देखने लगी। यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी रही होगी। आई मीन तुम्हारा कभी कोई कॉलेज फ्रेंड भी नहीं रहा और ना तुम उन दिनों के बारे में कुछ बताते हो। ऐसा क्या किया है तुमने अपनी कॉलेज लाइफ में? आदित्य कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए बोला। आज एकदम से तुमको इस बारे में बात करने की क्यों सूझी? तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। तो मैंने सही से तुम्हारी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा था, बट उसने मना कर दिया कि वो इस मैटर पर कोई बात नहीं करना चाहती। जस्ट टेल मी कि तुमने ऐसा भी क्या किया था कॉलेज के दिनों में कि वह तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करना चाहती, जबकि तुमने तो सही की कितनी हेल्प की है। वह सही ही तो कह रही है। जब मेरे बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो उसके पास क्या होगा? रिया अपनी आंखों को तरेड़ते हुए बोली। कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना वहाँ, जिस पर तुम दोनों पर्दा डाल रहे हो? लॉयर हूँ, सामने वाले की आंखों की मूवमेंट को देखकर पता कर लेती हूँ कि वह कब झूठ बोल रहा है और कब सच। ओके बताता हूँ, बट प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगी नहीं। रिया बोली, यस आई विल नॉट लाफ। अभी जल्दी से बोलो सब। आदित्य ने रिया को सब कुछ बता दिया कि कॉलेज टाइम में लड़कियाँ किस तरह उसके नाम को लेकर गॉसिप्स करती थी और उसे कभी किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि सच क्या है। सभी सुनी सुनाई बातों को हकीकत मान लेते थे। रिया यह सुनकर हंसने लगी। ओह गॉड, क्या था ये सब? मुझे नहीं पता था कि तुम कॉलेज टाइम में इतना पॉपुलर थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सही तुमसे इतना डिस्टेंस मेंटेन करके क्यों रखती है। क्या ये भी उन गॉसिप गर्ल की गैंग में शामिल थी? बट लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये शुरू से ही एक डिसेंट गर्ल रही है। पूरे 3 साल एक बार भी इसने मुझको हेलो तक नहीं बोला, तो फिर गॉसिप्स बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही एक ऐसी थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो क्या इसलिए तुमने इसकी अब जाकर हेल्प की? आदित्य बोला, इट्स नथिंग लाइक दैट। सही की जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी हेल्प करता। गलत तो गलत ही होता है। रिया को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। वह उठकर आदित्य के पास आ बैठी। तुम एक जेंटलमैन हो और तुम्हारी इसी बात पर मैं फिदा हूँ। उसने आदित्य के फेस को टच करते हुए गर्दन के पीछे हाथ को ले जाकर उसके सिर को हौले से आगे की तरफ पुश किया और खुद भी उसकी तरफ आगे बढ़ गई। आदित्य को किस करना चाहा। आदित्य इस सब के लिए रेडी नहीं था। उसने रिया को अपने नज़दीक आते देखा तो फेस टर्न कर लिया। रिया ने उसका ये बिहेवियर देखा तो खुद को पीछे कर लिया। आर यू ओके? आई वॉज जस्ट, आई नो कि तुम ये मैरिज अपने डैड के कहने पर कर रहे हो और अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी।
आदित्य ने अपना कॉफ़ी मग सामने टेबल पर रख दिया। नो इट्स ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट इट्स स्टिल अनकम्फर्टेबल फॉर मी, रिया बोली। आई नो, टेक योर टाइम। 2 मिनट तक चुप रहने के बाद रिया ने टॉपिक चेंज किया। तो क्या तुम्हारी और सई की कॉलेज में कभी बात नहीं हुई थी? आदित्य स्माइल करने लगा। हुई थी एक बार, बट वो बहुत अजीब थी। रिया चौंक गई। अजीब? आदित्य ने उसको बताया कि किसी लड़की ने उसके नाम पर सई को उलूल जुलूल बातें लिखकर सई को दे दिया था, जिसके बाद सई ने भरी क्लास में उसको चाटा मारा था। उसके बाद से वह सई के सामने कभी नहीं गया, क्योंकि उसे देखते ही आदित्य को उसके मारे चाटे की याद आ जाती। रिया शॉक थी। तुमने उसको कुछ बोला नहीं? तुम्हें अपनी सफाई तो देनी चाहिए थी ना। जैसी मेरी इमेज थी, उसके बाद तो कोई भी मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करता कि मैंने लेटर नहीं लिखा था, बट आई वॉज इनोसेंट। तो मैं सही से फाइट नहीं करना चाहता था, तो अवॉइड करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने किसी को भी सफाई देना कभी भी ज़रूरी नहीं समझा। जिसे जो एज्यूम करना है करे। नो, इट्स नॉट राइट। कल तुम मेरे साथ फार्म हाउस चल रहे हो, वहाँ सही के दिमाग से सारी गलतफहमी निकाल देना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने उसकी इतनी मदद की है, लेकिन फिर भी उसके दिल में वो पुरानी बात ही है, और इसी शक की वजह से वह तुमसे दूर है। तुम्हें उसे बताना होगा कि जैसा वह तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। आदित्य जाने से इनकार कर रहा था, बट फिर रिया की जिद के आगे झुकना पड़ा। रिया ने सई को कॉल की और बताया कि आज शाम वह और आदित्य उसे मिलने आ रहे हैं। सई ने जब रिया के साथ आदित्य का नाम सुना तो वह टेंशन में आ गई कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। उसका फार्म हाउस है तो आ रहा होगा विजिट करने, मैं उसे रोकने वाली कौन होती हूँ। सई और आदित्य को थोड़ा ये भी था कि इतने टाइम बाद एक दूसरे को देख भर ही लेंगे। शाम को रिया और आदित्य फार्म हाउस पहुँचे। सई उनके पास ही बैठी थी, बट ना वो कुछ बोल रही थी और ना आदित्य। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। रिया ने दोनों को इस तरह देखा तो हंसने लगी। तुम दोनों ही वियर्ड हो। सही, मुझे तुम्हें आदित्य के बारे में कुछ बताना था, इसलिए इसे पकड़कर यहाँ लाई, आदित्य बोला। रिया, रहने दो, क्या ज़रूरत है अब इस बात की। रिया बोली, ज़रूरत है। तुम्हें कोई गलत समझे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सही को गलत फहमी है जो मुझे क्लियर करनी है, और मैं ये करके ही रहूँगी। सही को उनकी बातों से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। रिया, क्या गलत फहमी है मुझे? किस मैटर के बारे में बात कर रही हो तुम? रिया बोली। लुक सही, आदित्य ने आज मुझे तुम दोनों के बीच कॉलेज में हुए इंसिडेंट के बारे में बता दिया है। आदित्य ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। सही ऑकवर्ड हो गई कि रिया को सही के आदित्य को चाटा मारने वाली बात पता चल गई है। रिया ने उसको सब क्लियर कर दिया कि कैसे कॉलेज गर्ल्स ने आदित्य की पोजीशन और उसके चार्म से इम्प्रेस होकर उससे अपना नाम जोड़ने के लिए गॉसिप्स की थी, और वो लेटर भी आदित्य ने नहीं लिखा था। किसी और ने ये बात कही होती तो सही उसकी बात का बिलीव नहीं करती, लेकिन रिया पर उसको ट्रस्ट था। सही को याद आने लगी कि कमला जी भी उसको यही बोलती थी। फिर सच में उसने आदित्य को कभी किसी लड़की के साथ उस तरह से तो नहीं देखा जैसा उसके बारे में सुना था। सही को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। रिया बोली, सही, अभी तुम यही सोच रही होगी ना कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आदित्य ने कभी अपने रिगार्डिंग फैलाए जा रहे झूठ के खिलाफ क्यों नहीं बोला। सही धीरे से बोली। हाँ, रिया बोली, एक्चुअली ये ऐसा ही है। कोई इसके बारे में कुछ भी बोलता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि अपनों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, और जिन्हें सफाई की ज़रूरत पड़े उन गैरों पर मैं अपना वक्त ज़ाया करना ज़रूरी नहीं समझता। सही को आदित्य के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसने बेवजह आदित्य को कॉलेज में सबके सामने चाटा मारा था, बट उसकी लाइफ के सबसे बुरे दौर में आदित्य ने ही उसका सपोर्ट किया। रिया के पास उसके केस के सिलसिले में कॉल आ गई तो वह उठ खड़ी हुई। सॉरी गाइज, बट आई हैव टू गो एंड आई होप तुम दोनों बातचीत से अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट कर लोगे, आदित्य बोला। रिया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, रिया बोली। चुपचाप बैठे रहो, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी अच्छी दोस्त और फियांसे के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी रहे। और सही, ट्रस्ट मी यार, आदित्य लड़कियों के लिए सबसे सेफेस्ट पर्सन है। ये हमारी वैल्यू समझता है, इसलिए तो मैंने इससे मैरिज के लिए हाँ बोला। ये डोमिनेटिंग नहीं है, तुम इससे बिल्कुल भी नहीं डरना। ये औरों जैसा नहीं है। रिया दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली गई। आदित्य और सई दोनों ही नर्वस हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। सई और आदित्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, बट एक बार भी नज़र उठाकर एक दूसरे को देखा तक नहीं। फाइनली आदित्य ने डिसाइड किया
कि वह इस ऑकवर्ड साइलेंस को फिनिश कर देता है। उसने बोलना चाहा कि सई की दबी सी आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह चांटा नहीं मारना चाहिए था। आदित्य ने हिम्मत कर सई की ओर देखा। उसकी नज़रें नीचे थी और इस वक्त वह बेहद प्यारी लग रही थी। पहले कई दफ़ा उसने चोर नज़रों से छुप छुप कर उसे देखा तो था, लेकिन आज पहली बार वह पूरे इत्मीनान के साथ उसे देख पा रहा था। हाँ, उस हादसे वाली रात भी उसे सई अकेली ही मिली थी, लेकिन तब इस तरह की बातें सोचने की किसको पड़ी थी। सई ने आदित्य की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया तो नज़र उठाकर उसे देखा। आदित्य की नज़रें जैसे ही सई की नज़रों से टकराई तो दोनों सकपका गए और तुरंत दूसरी ओर देखने लगे। आदित्य आमतौर पर किसी लड़की के सामने नर्वस नहीं होता था, लेकिन सई की बात अलग थी। वो उसका पहला प्यार थी और शायद आखिरी भी। आज फर्स्ट टाइम वो दोनों नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। आदित्य ने रिस्पॉन्स दिया, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। कॉलेज टाइम में लड़कियां मेरा नाम ही इतना ख़राब कर चुकी थी कि कोई भी इस लेटर पर बिलीव कर लेता। सही बोली, बट मुझे एक बार तुमसे पूछना तो चाहिए था। लोगों की कही सुनी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए था मुझे। तुम उस बात को लेकर नाराज़ तो नहीं हो मुझसे? आदित्य बोला, पुरानी बातें भूल जाओ। पहले मैं तुमसे नाराज़ ज़रूर था, लेकिन अब मेरे दिल में उस बात के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। ये तो रिया मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आई। सई ने हिम्मत की और उसकी तरफ फिर से नज़रें उठाई। आदित्य आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कॉलेज टाइम में था। वही चित्ताकर्षक चेहरा, रौबदार पर्सनालिटी, बालों को जेल से सेट करना, तेजस्वी ललाट, हल्की दाढ़ी। सई ने खुद को झिझका कि अब इसे इस तरह से नहीं देख सकती, क्योंकि कहीं जख्मों के नीचे दबे एहसास फिर से सुलग उठे तो यह गलत होगा। वह उसके लायक भी नहीं रही। और आदित्य की भी लाइफ में रिया आ चुकी है। दोनों की जल्द ही मैरिज होने वाली है। उसे समझना होगा कि आगे की लाइफ उसे अकेले ही गुजारनी है। आदित्य ने उसके लिए और भी बहुत कुछ किया है, वह उससे और फेवर नहीं ले सकती। आदित्य अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। तुम यहाँ अच्छे से तो रह रही हो ना? आई मीन, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। नहीं, मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहूँगी कि ऐसे आड़े वक्त पर तुमने मेरी हेल्प की और मेरे लिए स्टैंड लिया। रिया ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। अभी दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी। उनके बीच की ऑकवर्डनेस थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। आदित्य बोला, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में बुरा टाइम आता है। तुम्हारे बुरे टाइम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया। जब मेरा बुरा टाइम आए तब तुम मेरा साथ दे देना। सही उदास हो गई। मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारे जैसे काबिल इंसान के बुरे वक्त में काम आ सकूं, बट मैं दिल से प्रे करूंगी कि तुम्हारा कभी बुरा वक्त आए नहीं। आदित्य बोला, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो एक कप चाय के साथ मेरे इस एहसान को कम कर सकती हो। सही बोली, ज़रूर, अभी लाती हूँ। वह उठकर किचन में चली गई। आदित्य भी निकलकर बाहर आ गया और फार्म हाउस के सर्वेंट्स से बातें करने लगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसे वहाँ आया देखकर सर्वेंट्स काफ़ी खुश थे, क्योंकि वहाँ की जिम्मेदारी बड़े ठाकुर ने उसे ही दी थी और वह 15 से 20 दिन में आकर उन लोगों से बात कर जाया करता था कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जब से सई यहाँ आई थी वह एक बार भी यहाँ नहीं आया था, इसलिए इतने दिनों बाद उसे देखकर सभी सर्वेंट्स काफ़ी खुश थे। थोड़े टाइम बाद सई चाय लेकर गार्डन में आई। उसने देखा कि आदित्य वहाँ लगे पौधे को पानी दे रहा है और काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उसने चाय की ट्रे वहाँ टेबल पर रख दी और आगे बढ़कर पौधों को पानी देने में व्यस्त आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। आपकी चाय आ गई है। अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ सुनकर आदित्य उसकी तरफ घूम गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके हाथ में पानी की पाइप है। आदित्य के टर्न करने से सई पर उसके हाथ में रखी पाइप के कारण पानी की बौछारें पड़ने लगी। सई ने खुद को भीगने से बचाने की कोशिश में अपने हाथों को आगे किया, लेकिन वह खुद को कितना बचा पाती। पाइप नीचे करो, यह क्या कर रहे हो तुम? मैं भीग रही हूँ। आदित्य, जो कुछ पल तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, को पाइप की याद आया। उसने तुरंत पाइप को नीचे छोड़ दिया, बट तब तक सई काफ़ी भीग चुकी थी। आई एम सॉरी, तुमने ऐसे अचानक से आकर बोला तो मैं चौंक गया और तुरंत टर्न हो गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम भीग जाओगी। सई अपने खुले भीगे बालों को निचोड़ते हुए बोली, इट्स ओके, समझ लेना कि तुमने उस चाटे का हिसाब बराबर कर दिया। आदित्य बोला, अगर तुम्हें उस चाटे का इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं अपना हिसाब बराबर समझता हूँ। जाकर फटाफट से चेंज कर लो।
वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, और तुम्हारी चाय टेबल पर है, ठंडी हो जाएगी, तो जाकर पी लो। सई जाने के लिए मुड़ी की। नीचे घास की ज़मीन पर पानी गिरने से कीचड़ हो गई थी और उसका पैर स्लिप हो गया इससे पहले कि वह गिरती। आदित्य ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। आदित्य के हाथ उसकी कमर पर ठहर गए थे और सई के दोनों हाथ उसके ब्लेजर की कॉलर पर थे। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे क्योंकि दोनों को ही लगा था कि सई गिर जाएगी। आदित्य सई को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें ओस की तरह चमक रही थी जिन्हें वह छू लेना चाहता था, लेकिन अगले ही पल सई ने उसकी बाहों के घेराव से खुद को छुड़ाने की कोशिश से वह संभल गया और उसे छोड़ दिया। सई बिना कुछ कहे अंदर चली गई। आदित्य खुद पर झुंझलाहट दिखाने लगा। क्या कर रहा था मैं? खुद पर से काबू नहीं खोना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे गलत समझने लगे। पर क्या करूं, उसकी तरफ ही खींचा चला जाता है दिल। जब एक बार वह मेरी ज़िंदगी से चली गई थी तो दोबारा क्यों आई है? उसको ये ना लगे कि मैं खुद को थोप रहा हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उसकी मदद की है। अगर आप लोगों को इससे आगे की कहानी सुननी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।